आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही नेतन्याहू ने दी जंग की धमकी। हमास बोला जंग शुरू की तो मिलेगा करारा जवाब। 20 फरवरी को लेंगे दिल्ली के नए सीएम हलफ। तकरीब में पीएम समेत 20 सूबों के सीएम होंगे शामिल। आप लीडर आतिशी ने ली बीजेपी की चुटकी। कहा 10 दिन बीत गए, बीजेपी अभी तक सीएम नहीं चुन पाई। तड़के सुबह जलजले से हिली दिल्ली, दहशत से लोग आए घरों से बाहर। स्टेशनों पर बनाया जाएगा होल्डिंग एरिया, एआई कैमरों का होगा इस्तेमाल। रेलवे ने बनाया नया प्लान। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू, मशीनों ने शुरू किया काम। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाटर स्पोर्ट्स इवेंट शुरू, 4 दिन तक चलेगी तकरीब। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा हाई, महबूबा मुफ्ती ने साधा उमर अब्दुल्ला पर निशाना। हाजी मलंग दरगाह पर पहुंचे एकनाथ शिंदे, दरगाह पर चढ़ाई भगवा चादर और की आरती। गजा के मुस्तकबिल और सीज फायर डील को लेकर हमास की अमेरिका इजराइल के साथ ठन गई है। तमाम इजरायली कैदियों की रिहाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हमास को दी गई डेडलाइन शनिचर को खत्म हो गई, जिसके बाद नेतन्याहू ने गजा पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की धमकी दे डाली, जिस पर हमास ने इजराइल और अमेरिका को चेताते हुए कहा कि गजा पर हमला करने का प्लान इजराइल अमेरिका की आखिरी गलती होगी। गजा सीज फायर डील को लेकर दूसरे मरहले की बात होनी है। अमेरिकी सदर ट्रंप सत्ता में आने के बाद से लगातार गजा के लोगों को फिलिस्तीन से बेदखल करने की बात पर अड़े हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते हमास को मोहलत दी थी कि वो शनिचर तक सारे इजरायली कैदियों को रिहा कर दे, लेकिन हमास ने मोहलत खत्म होने तक सिर्फ 3 कैदियों को ही रिहा किया, जिसके बाद नेतन्याहू ने गजा पर जंग छेड़ने की धमकी दे डाली। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक इतवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर हमास ने तमाम इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो वो गजा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। दरअसल ट्रंप के हमास को डेडलाइन खत्म होने के बाद यरूशलेम में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने ये धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी हुकूमत सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा तजवीज को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है, यानी कि इजराइल और अमेरिका गजा पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि सिर्फ 3 कैदियों की रिहाई के जवाब में इजरायली पीएम नेतन्याहू जो भी फैसला लेंगे वो उसकी हिमायत करेंगे। मतलब ये कि ट्रंप ने इजराइल को जंग करने का खुला लाइसेंस थमा दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने गजा में हमास की सियासी और फौजी ताकत को खत्म करने की भी कसम खाई है। इजराइल और अमेरिका के तीखे रुख पर हमास ने भी पलटवार किया। हमास के लीडर ओसामा हमदान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर जंगबंदी को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया और चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने एक बार फिर से जंग शुरू की तो रेसिस्टेंस की जानिब से करारा जवाब मिलेगा। जब भी इजराइल हमास को खत्म करने की बात करता है तब हमास मजबूत हो जाता है। इजराइल ने अब हमले करने की सोची भी तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। वही ट्रंप की क्लास लगाते हुए हमदान ने कहा कि ट्रंप को हमास की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। ट्रंप को मालूम नहीं कि फिलिस्तीनी अपने वतन से कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार दिल्ली के नए सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब की तारीख सामने आ गई है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद से ही ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार दिल्ली के नए सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब कब होगी। बता दें कि 20 फरवरी को 4:30 पर दिल्ली के अगले सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। बताया जा रहा है कि हलफ बर्दारी का इनेकाद दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें पीएम मोदी, मरकजी वुजरा, बीजेपी और एनडीए के जेरे हुकूमत 20 सूबे के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्मी सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और सिफारतकार भी आएंगे। बीजेपी के जरायों के मुताबिक दिल्ली के 12 से 16,000 लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। प्रोग्राम मैनेजमेंट की देखरेख के लिए बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और तरुण चुग को इंचार्ज बनाया गया है। वैसे तो बीजेपी अपने सीएम के नाम को लेकर चौंकाती आई है। पार्टी सभी सियासी कयासों को किनारे करते हुए तंजीम के पुराने चेहरों को सूबे की कमान सौंपती है। इसके बावजूद 6 विधायकों के नाम सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। जरायों के मुताबिक पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन्हीं 9 नामों में सीएम, कैबिनेट वजीर और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली काबीना में सीएम समेत ज्यादा से ज्यादा 7 वुजरा हो सकते हैं। ऐसे में बहस है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से एक बीजेपी एमएलए को चुना जा सकता है। बिहार और पंजाब इलेक्शन के अलावा जात की मसावत को ध्यान में रखते हुए भी इन्हें चुना जाएगा। आप लीडर आतिशी ने इंतखाब के नतीजों के 10 दिन बीतने के बाद भी सीएम का नाम फाइनल ना होने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली इलेक्शन के नतीजे आए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर फैसला नहीं कर पाई। आतिशी ने आगे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है।
आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। आज तड़के सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों को जलजले के जबरदस्त झटकों ने हिलाकर रख दिया। लोग जब सुबह उठने की तैयारी में थे तभी जमीन बुरी तरह से कांप उठी। जलजले के खौफ से आवाम घरों से बाहर निकल आई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पीर सुबह जलजला महसूस किया गया। जलजला सुबह 5:30 के करीब आया। झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इसका मरकज नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। जलजले से फिलहाल किसी नुकसान की या कोई हताहत होने की खबर नहीं आई। गहराई कम होने और मरकज दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में इससे ज्यादा महसूस किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने सभी से शांत रहने और हिफाजती इंतजाम का पालन करने का आग्रह किया और साथ ही संभावित झटकों के लिए होशियार रहने को भी कहा। पीएम ने कहा कि अफसरान हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें उम्मीद है आप सभी महफूज हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से मुश्किल हालात में हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने के लिए भी कहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मुल्क के सभी स्टेशन पर टेम्परेरी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। हुकूमत अब भीड़ मैनेजमेंट और इमरजेंसी के लिए एआई और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल भी करेगी। मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर परेशानियों की पहचान करने के लिए खास मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें रेलवे मुसाफिरों, कुलियों, दुकानदारों से मशवरे लिए जाएंगे। ये मुहिम 6 महीने के लिए चलाई जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर सुधार के लिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए टेम्पररी होर्डिंग्स एरिया बनाए जाएंगे। भीड़ की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर जब ट्रेन देरी से चलेगी या फिर प्लेटफॉर्म पर देरी से लगेगी। इसके तहत मकामी अफसरान को शऊर बेदार किया जाएगा और इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों की खास निगरानी रखी जाएगी। इसी सिमत में प्रयागराज से जुड़े 35 अहम स्टेशनों की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम के जरिए की जाएगी। रेलवे के डाटा के मुताबिक अकेले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ सालों में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पिछले 2 सालों में 21 अंडरपास भी बनाए गए। कुंभ के 90% अकीदतमंद 4 सूबों में 300 किलोमीटर के दायरे से सफर करते हैं, जिसकी वजह से जरूरी स्टेशनों पर खास निगरानी की कोशिश की जा रही है। रेलवे की तरफ से फुट ओवर ब्रिज और सीढ़ी लैंडिंग इलाकों पर बैठे लोगों की निगरानी के लिए भी खास कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ही सवाल खड़ा होता है कि हादसे हो जाने के बाद ही आखिरकार क्यों सारे इंतजाम किए जाते हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इतवार को यमुना नदी की सफाई का एक बड़ा प्लान बताया। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी। इसके लिए 4 तरीकों से काम होगा। यमुना 3 साल में साफ हो जाएगी, एलजी ऑफिस ने इतवार को बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए असेंबली इंतखाब में यमुना की सफाई का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए काम शुरू हो गया है। कूड़ा हटाने वाली मशीनें, पानी के पौधे काटने वाली मशीनें और नदी की गाद साफ करने वाली मशीनें आज से नदी की सफाई में लग गई हैं। सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अफसरान के साथ नदी की सफाई की स्कीम पर बातचीत की। नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले समेत सभी बड़े नालों की सफाई शुरू होगी। अफसरान ने आगे बताया कि सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर नजर रखी जाएगी। देखा जाएगा कि वो कितना पानी साफ कर रहे हैं। नए एसटीपी बनाने और छोटे छोटे एसटीपी लगाने की स्कीम भी बनाई जाएगी। इस काम को वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज भोपाल में 24वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन का आगाज किया। मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में 17 से 21 फरवरी तक भोपाल के वोट क्लब बड़ा तालाब पर कंपटीशन मुनक्किद होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज 5 रोजा 24वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पुलिस अपने कर्तव्यों, फराइज पर अमल करते हुए शहरियों की हिफाजत और कानून के निजाम को बनाए रखने के काम के साथ साथ खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। पुलिस फोर्स के अलग अलग मेंबरों से मुख्तलिफ खेलों में कौमी और आलमी सतह पर अपने हुनर को साबित करते हुए देश का नाम किया है।
बड़े तालाब में मुनक्किद हो रहे कंपटीशन को लेकर सीएम ने कहा कि भोपाल में फोर्स और नीम फौज के छठे वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन का इनेकाद हो रहा है। इस कंपटीशन में 557 खिलाड़ी अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। सीएम ने कहा कि भोपाल अपनी मेहमान नवाजी की तहजीब के लिए मशहूर है और आज इसका तालाब एक अलग तजुर्बा अता कर रहा है। ये तालाब लगभग 1000 साल पुराना है और आज ये जिंदा हो रहा है। कंपटीशन में मेजबान मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा असम, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, केरल, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, अंडमान एवं निकोबार एवं चंडीगढ़ की 22 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दी सदीती देन में खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग कितना अच्छा लगता है। कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये काल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी एहलकारों को बर्खास्त कर दिया। इस मामले को लेकर सूबे में सियासत जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा की कार्रवाई को सही ठहराया, तो वहीं इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजिमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया। छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं। मुल्क में मस्जिदों को मंदिर कहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुंबई में हाजी मलंग दरगाह तनाज़ो में है। इस दरगाह पर कई हिंदू तंजीमों की नज़र है जो इसे हिंदू मंदिर मानते हैं। कुछ दिन पहले कुछ शरपसंद अनासिर दरगाह के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी बीच साबिक सीएम एकनाथ शिंदे हाजी मलंग दरगाह पहुंचे। हाजी मलंग दरगाह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के साबिक सीएम एकनाथ शिंदे अपने दल बल के साथ ठाणे के मशहूर हाजी मलंग दरगाह पहुंचे और मजार पर आरती कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे ने मजार पर ओम और हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखी भगवा चादर भी चढ़ाई। ये वीडियो उर्स के दिन का बताया जा रहा है। जनवरी 2024 में हाजी मलंग दरगाह ने तब सुर्खियां बटोरी जब शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने हाजी मलंग दरगाह को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने दावा किया कि यह असल तौर पर एक हिंदू मंदिर था। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब उसी मलंग दरगाह पर चादर चढ़ाने से सभी लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया कि इलेक्शन के वक्त सीएम ने खुद इसे हिंदू मंदिर बताया था, अब इलेक्शन के बाद दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक पीएम भारत रत्न मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की, जिसके बाद वो नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी गए और जहां घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी शहीद, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को
हमने देखा है, एहसास हो गया है। एमपी कैडर के आईएएस नियाज खान कभी अपनी किताब को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी अपने ट्वीट्स को लेकर। इस बार नियाज खान ने इस्लाम को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। नियाज ने एक्स पर लिखा कि इस्लाम तो अरब का मजहब है, यहाँ तो सभी हिंदू थे, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे, इसलिए भले ही मजहब अलग अलग हो, खून तो एक है। सभी एक सकाफत का हिस्सा रहे हैं। जो मुस्लिम अरब के लोगों को आइडियल मानते हैं वो गौर और फिक्र करें, सबसे पहले हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरब को। सऊदी अरब के जद्दा की सफर जेल में 7 हिंदुस्तानी मजदूर बंद हैं। खानदान ने भारतीय हुकूमत से रियाद में इंडियन एम्बेसी और जद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल से उनके प्यारों की फौरी रिहाई के लिए अपील की है। सऊदी अरब के जद्दा की सफर जेल में 7 मजदूर बंद हैं। अब इन मजदूरों के परिवार भारतीय हुकूमत से रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। खानदानों का आरोप है कि उनके लोगों को ट्रैवल एजेंट ने धोखा दिया, जिसकी वजह से वे सऊदी की जेल में बंद हैं। पीड़ित खानदानों ने भारतीय हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजद उल्ला खान से मदद मांगी है। इन कामगारों को 14 जनवरी 2025 को मक्का में हिरासत में लिया गया था। ये हूँ कि आज से कुछ दिन पहले एक मोहम्मद अकबर नामी एक एजेंट है, ये कहीं मेहदीपट्टनम का रहने वाला है। ये जो है मोहम्मद अकबर तकरीबन यहाँ से 19 लोगों को, नौजवान बच्चों को ये बोला कि मैं सऊदी में जो है डिलीवरी बॉय का हम आपको काम देंगे और 1400 रियाल तनख्वाह देंगे। 19 लड़के यहाँ से गए। जाने के 45 डेज तक तो इनसे कोई काम नहीं लिए, उनको खाली घर में बिठा के रखे। पहले तो 4 महीने तक उनको 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद में जो है वक्त ज़रूरत 100 रियाल 200 रियाल दिए। बाद में जब ये लोग वेबसाइट पे चेक करे तो इनको ये मालूम हुआ कि इनको जो लाया गया है यहाँ पर तनख्वाह पे 400 रियाल बोलकर लाया गया। 1500 रियाल नहीं थे, 400 रियाल बोल के उसमें, जबकि यहाँ पर वादा किया गया था 1500 रियाल का। बहरहाल इनको जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 1 महीने से ये लोग बच्चे जेल में हैं। ब्रिटेन के साबिक पीएम ऋषि सुनक हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचकर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। फतेहपुर सीकरी के मददगार ने बताया कि ऋषि सुनक ने अपने पूरे परिवार के साथ पहले दीवाने आम देखा, फिर जोधाबाई का किला देखने के बाद पूरे किले की कलाकारी की तारीफ की। वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में भी गए और चादर पेश की। दरगाह में ऋषि सुनक ने धागा भी बांधा। अफसरान ने जानकारी दी कि ऋषि सुनक खानदान के साथ आगरा पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने खानदान के साथ ताजमहल का दीदार किया, फिर दूसरे दिन खानदान वर्ल्ड हेरिटेज फतेहपुर सीकरी पहुंचा। तकरीबन 2 घंटे तक सुनक फतेहपुर सीकरी में घूमते रहे। ब्रिटेन के साबिक पीएम ऋषि सुनक ने हाथ जोड़कर टूरिस्ट का खुशामदीद किया। नाज़रीन, मुल्क की बात में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।